नमस्कार। सबसे पहले मैं क्षमा मांगता हूँ, 2 दिन तक मैं किस्सा गोई का कोई पार्ट अपलोड नहीं कर सका। हुआ ये था कि उस दिन लास्ट एपिसोड अपलोड करने के बाद रात में कोई 11 साढ़े 11 बजे मुझे लखनऊ से आदेशित किया गया कि एक बहुत ही आवश्यक शासकीय कार्य से मुझे अगले दिन सुबह चलकर और लखनऊ पहुंचना था। यही हुआ। मैं कोई 7 बजे यहाँ से रवाना होकर शनिवार को फिर इतवार को पूरा लखनऊ में ही रहा, अपने शासकीय कार्य को पूरा किया। आज सुबह चलकर मैं यहाँ आया। इस बीच में हमारे बहुत से मित्रों ने, हमारे बहुत से शुभचिंतकों ने ये ऐसे मैसेज किए कि सब ठीक तो है, और बिना बताए मैं कभी एक दिन के लिए भी मैंने मिस नहीं किया, नागा नहीं किया। और ऐसा क्या हो गया कि 2 दिन से कोई एपिसोड नहीं आ रहा है और इसकी कोई सूचना भी नहीं है। मैं एक बार फिर क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं पहले से बता नहीं पाया, परिस्थितियाँ कुछ ऐसी थीं। अभी रायबरेली की घटनाएं चल रही हैं, और रायबरेली में जैसा मैंने कहा था, मैं कोई 1.5 वर्ष रहा। बड़ा इवेंटफुल था। आईपीएस में इंडक्शन के बाद वो मेरी पहली पोस्टिंग थी। पहला ज़िले का चार्ज था। जज्बा था, ऊर्जा थी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना थी, छोटी छोटी घटनाओं पे भी पहुंच जाना और उसको ठीक से नीर छीर विश्लेषित करके और सही सही बात का पता लगाना। ऐसी ही एक घटना हुई 9 दिसंबर 2013 को। गायत्री देवी पत्नी अजय पांडे, कस्बा और थाना बबेरू, जनपद बांदा, और ये रहने वाली मूल रूप से ऊंचाहार की थी। ऊंचाहार में इनके अपने भाई, सगे भाई अवधेश पांडे सन ऑफ पुरुषोत्तम पांडे कस्बा ऊंचाहार में रहते थे। अपने बेटे के जन्मदिन में अपनी बहन को यानी गायत्री देवी को बुलाया करते थे, और गायत्री देवी आती भी थीं अपने भांजे के जन्मदिन को पार्टिसिपेट करने के लिए। ऐसे ही एक जन्मदिन के समय अवधेश पांडे जी की इमीडिएट जो पड़ोसी थी, वो अनीता नाम की महिला थी, पत्नी इंदरलोध निवासी सबीसपुर थाना ऊंचाहार। आते जाते उनसे जान पहचान हो गई, बातचीत शुरू हुई। अनीता के अपनी ससुराल में पारिवारिक कलह बहुत ज़्यादा थी, और इसके परिवार वालों से या पति से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, और अपना ज़्यादातर समय वो अपने मायके में यानी ऊंचाहार में अवधेश पांडे जी के ठीक पड़ोस में बिताया करती थी। ऐसे ही एक बार गायत्री देवी ऊंचाहार अपने भाई के पास आईं, तो उन्हें पता लगा कि गायत्री देवी गर्भवती हैं। वो उनके पास गईं और उनसे बातचीत की, और उनको बातचीत में ये बताया कि देखो तुम्हें, उससे पूछा, उसने कहा देखिए मुझे वापस अपने ससुराल में नहीं जाना है, अब मेरा वहाँ से कोई संबंध नहीं है, मेरे साथ बहुत दुर्व्यवहार कर चुके हैं वो लोग। गायत्री देवी ने मौका देखा, उसने कहा कि बहुत अच्छा है, मेरे बहुत से ऐसे जानने वाले हैं जो अच्छे हैं, अविवाहित हैं, या किसी वजह से उनको दूसरा विवाह करना है, मैं बहुत अच्छी शादी तुम्हारी करा दूंगी, तुम अच्छे से अपना जीवन यापन करोगी, बहुत पैसे वाले लोग हैं। और 1-2 नाम भी उसने अपनी तरफ से बता दिए। और जब उसने कहा कि भाई ये बच्चा जो गर्भवती हूँ मैं, इसका ये कहाँ जाएगा, तो उसने कहा तुम परेशान मत हो, इस बच्चे को मैं पाल पोस के बड़ा कर लूँगी, और तुम कभी भी ये जिक्र मत करना कि मेरी पहले शादी हो चुकी है। बच्चा हमारे पास रहेगा, और तुम अपने ससुराल में जहाँ तुम्हारी मैं शादी कराऊंगी अच्छे से अपना जीवन यापन करना। प्रारंभिक तौर पर ही अनीता ने मना कर दिया। अनीता ने कहा कि नहीं, मैं किसी को बच्चा दे नहीं सकती, और मैं इसी बच्चे के सहारे अपना जीवन काट लूँगी, और मैं दूसरी शादी भी नहीं करूँगी। और यहाँ भाई लोग हमारे हमें अच्छी तरह से रखते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, मैं अपने भाई लोगों के काम में हाथ बटाऊँगी और यहीं रह जाऊँगी। जब ये प्रस्ताव ठुकरा दिया तो गायत्री देवी को कुछ अच्छा नहीं लगा। बीच में 1-2 बार और वो आई, और उसने फिर से घंटों बैठ के अनीता को समझाने की कोशिश की कि तुम अपना जीवन बर्बाद कर रही हो, ऐसे जीवन नहीं चलता है, कब तक ऐसे अविवाहित पड़ी रहोगी, समाज बहुत ख़राब है,
अविवाहित महिला को जीने नहीं देता है। इस तरह की बातें जो कॉमन पार्लेंस में गांव देहात में कही जाती हैं वो कही, लेकिन अनीता ने हर बार इस बात को टाल दिया और कहा कि नहीं, मैं जो भी बच्चा होगा मेरा, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, मैं उसी के सहारे अपना जीवन काट लूँगी। इसी बीच अनीता को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और जब उसको ये बेटा हुआ उसके 15 दिन बाद ही अवधेश यानी जो गायत्री देवी के भाई थे उनके बेटे का जन्मदिन पड़ा। अपने भांजे के जन्मदिन में वो फिर आ गई और काफ़ी इस बार प्रसन्न थी, काफ़ी इस बार बढ़ चढ़ कर जन्मदिन में हिस्सा ले रही थी और बार बार उस गायत्री देवी के उस बच्चे को गोद में लेके खिलाती थी। कभी गोद में लेती थी, फिर कभी दे देती थी, फिर कभी लेती थी। जब करीब 11 साढ़े 11 बजे खाना पीना चल रहा था, इसी बीच में अनीता ने शोर मचाया। अनीता ने शोर मचाया कि मेरा बच्चा गायब हो गया। सारा जैसे अमंगल सा हो गया और सब वहाँ अफरा तफरी मच गई। सारे लोग जो आए थे रिश्तेदार वो सब भागे, ढूंढने लगे, कोई इधर कोई उधर। लेकिन 15 दिन का बच्चा था, उसे चल के कहीं जाने की कोई मतलब नहीं था कि लोग कहीं इधर देख रहे थे, गड्ढे में देख रहे थे। बिल्कुल कहीं अपनी जगह से खिसक नहीं सकता था, किसी की गोद में नहीं था, तो समझ में नहीं आ रहा था। और ताज्जुब की बात ये कि उस समय गायत्री भी उसके साथ साथ बच्चे को ढूंढने में लगी हुई थी। दहाड़े मार मार कर गायत्री भी अनीता के साथ रो रही थी। एक दूसरे को ये ढाढ़स भी बंधा रही थी अनीता और गायत्री। पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि आखिर ये 15 दिन का बच्चा गया कहाँ। चूँकि गांव की बेटी थी वो और उसका बच्चा गायब हुआ था, इस ज़्यादा सहानुभूति थी गांव वालों की। पूरा गांव इकट्ठा हुआ और थाने पर गया। थाने पर ये लोग करीब 11:30 12 बजे के आसपास पहुंच गए। इतनी भीड़ देख के इंस्पेक्टर ने भी बाहर निकल के बात की लोगों से और फ़ौरन ही उन्हीं लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंच गया। और रास्ते में उसने सूचना अपने डीएसपी को, एडिशनल एसपी को और मुझको भी दी कि साहब इस तरह से 15 दिन का एक बच्चा जन्मदिन के एक समारोह में गायब हो गया है। पूरा गांव इस बात को लेकर चिंतित है और सारे गांव के लोग इकट्ठा होकर करीब 100 लोग मेरे पास यहाँ आए हुए हैं। वहाँ मौके गए, एडिशनल एसपी और डिप्टी एसपी भी मौके पे पहुँच गए। गहराई से छानबीन की, छोटा सा कमरा था, घर भी बहुत बड़ा नहीं था। और सीक्वेंस ऑफ इवेंट की कब लास्ट देखा गया, कब इसके पहले कौन कौन खिलाता रहा। नेचुरल सी बात है, 15 दिन का बच्चा था तो माँ के पास ही रहना बताया गया उसे कि माँ के पास ही था, माँ की गोद से कभी इधर उधर नहीं देखा गया। ये बात तय हो गई कि ये लड़का यहीं से, इसी कमरे से, ये जहाँ ये समारोह चल रहा है जन्मदिन का, यहीं से गायब हुआ है। कहीं बाहर से इसके गायब होने की बात समझ में नहीं आती थी। अनीता बदहवास थी, वो कुछ बहुत ज़्यादा बता नहीं पा रही थी और वो यही बता पा रही थी कि मैंने इसको दे दिया था, मैं खाना खा रही थी तो थोड़ी देर के लिए फलां की गोद में दे दिया, लेकिन स्पष्ट कुछ नहीं बता पा रही थी। इसके पहले कि वो कुछ बताती, गायत्री बीच बीच में बोलने लगती थी। खैर, कोई सीसीटीवी, आप जानते हैं उस समय की बात है 2013 में, और गांव में बड़ा कस्बा है ऊंचाहार, लेकिन फिर भी वहां पर उस समय कोई सीसीटीवी, बाज़ारों में शायद किसी ज्वेलरी शॉप पे या सुनार की किसी दुकान पे उसने अपने कैश को देखने के लिए कि कोई निकाल तो नहीं रहा है, शायद भीतर की तरफ कोई सीसीटीवी लगा हो। किसी घर में या बाज़ार के किसी घर में कोई सीसीटीवी उस समय नहीं लगाया गया था। उस समय चलन ही नहीं था सीसीटीवी लगाने का। बहुत बड़ी समस्या हो रही थी। एक एक मिनट जैसे जैसे हो रहा था, अनीता का रोना तेज हो रहा था, उसके साथ और औरतें रो रही थीं, सिर पटक रहे थे लोग, हाथ मार रहे थे, लेकिन ज़रा सा भी सुराग नहीं लग रहा था कि आखिर बच्चा गया कहाँ। क्योंकि इतना छोटा बच्चा है, उसको कोई चुप करा के भी नहीं रख सकता। वो जहाँ भी होगा रो रहा होगा, रोने की आवाज़ आ रही होगी। गांव में वैसे ही 9-10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद जब समारोह के माइक वाइक भी ऑफ हो जाते हैं तो बिल्कुल सन्नाटा हो जाता है। इतना सन्नाटा होता है कि छोटी मोटी पत्ते की खड़क की आवाज़ भी, छोटे मोटे जानवरों की आवाज़ भी दूर दूर तक सुनाई पड़ती है, पर इसका कुछ पता नहीं लग रहा था। ये तय किया गया कि महिला सब इंस्पेक्टर्स जो शहर में हैं इनको भेजा जाए और जो महिला कांस्टेबल्स ऊंचाहार थाने में हैं उनको भेजा जाए। जो वहाँ महिलाएं हैं उनसे अच्छी तरह से पूछताछ की जाए।
एक महिला सब इंस्पेक्टर और 3-4 महिला कांस्टेबल घर के भीतर गईं और वहाँ उन्होंने महिलाओं से अलग अलग बात करनी शुरू की। सबसे पहले अनीता से बात करनी शुरू की, लेकिन अनीता कोई बात बहुत इतनी बदहवास हो गई थी, वो बच्चे के पहला बच्चा था, उसका बेटा था, 15 दिन का था। आप समझ सकते हैं कि माँ की ममता, करुणा, दुख उसका क्या रहा होगा उस समय। वो बोलने की स्थिति में बहुत नहीं थी। जब वो किसी सवाल का जवाब जो सब इंस्पेक्टर पूछ रही थी देने में परेशान हो रही थी, तो गायत्री उस सवाल का जवाब देती थी। ये बात समझ में नहीं आ रही थी उन दोनों के। फिर सब इंस्पेक्टर को ये समझ में आया कि जो कुछ भी है वो इन्हीं दोनों के बीच में है। महिला का बच्चा है और ये दूसरी महिला जो गायत्री है, ये बार बार इसके सवालों का जवाब दे रही है। उसने ये कहा कि गाड़ी अपनी थाने की जो थी वहाँ पर मौजूद थी, उस पर दोनों महिलाओं को बिठाया। इनिशियली यानी प्रारंभिक तौर पे गायत्री ने इसका विरोध किया कि हम वहाँ क्यों जाएंगे, बच्चा हमारा यहाँ कहीं है, हम थाने क्यों जाएं। लेकिन 3-4 महिला कांस्टेबल थी, बाकी लोगों ने कहा भाई ये लोग जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, तुम्हें जाना पड़ेगा। अनीता और गायत्री को थाने पर ले गए। थाने पर पूछताछ की गई। गायत्री हमेशा ये चाहती थी कि हम दोनों से एक साथ पूछताछ की जाए, लेकिन पुलिस आप जानते हैं पूछताछ करने का जो तरीका होता है, जैसे 4 व्यक्तियों द्वारा कोई एक क्राइम एक साथ किया गया, यानी एक क्राइम हुआ, 4 लोगों को पकड़ के लाया गया और ये मान के चलते हैं कि चारों ने एक साथ ये क्राइम किया है, चाहे वो लूट का हो चाहे डकैती का हो। लेकिन फिर भी बातचीत जब की जाती है, पूछताछ जब की जाती है, तो सबसे अलग अलग बात की जाती है कि क्या इन चारों की बातचीत में, 2 की बातचीत में या 3 की बातचीत में कोई ऐसा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है कि असली आदमी रह जाए और सिर्फ ये मान के कि ये 4 लोग उस क्राइम में थे चले जाएं। डिटेल में पूछताछ की जाती है। खैर, अनीता को अलग निकाला गया। अलग से सिपाही और सब इंस्पेक्टर ने उससे पूछताछ शुरू की, ढाढ़स बंधाया, पानी पिलाया और उससे पूछना शुरू किया कि तुम्हें किसी पे शक है। खैर, शक जैसी कोई बात नहीं थी अनीता को, लेकिन बातचीत में उसने ये बात बताई कि आज से कोई 4-5 महीने पहले मैं जब प्रेग्नेंट हो गई थी, उसके बाद गायत्री यहाँ आई थी, तो उन्होंने मुझे एक सलाह दी थी कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूँगी और इस बच्चे को मैं पाल पोस के बड़ा कर दूँगी। ये पूछा गया उससे कि उसके बच्चे कितने हैं, तो पता लगा उसके बच्चे नहीं हैं कोई, और बच्चे के लिए या बच्चा होने के लिए बहुत परेशान रहा करती थी। ये परेशानी कभी कभी उसने शेयर भी की थी अनीता से। सब इंस्पेक्टर को समझ में आया कि कुछ दाल में काला है। इसने ये बात क्यों कही और ये कौन होती है कि हम दूसरी शादी करा देंगे और इस बच्चे को हम पाल लेंगे। तुम किसी से ये जिक्र न करना कि मेरी पहली शादी हो चुकी है। लोग ये समझेंगे कि तुम्हारी जो शादी हुई है वो दूसरी शादी है, पहली शादी है, उसके बच्चे के बारे में लोगों को कोई जानकारी नहीं होगी। बात कुछ क्लिक कर गई। अनीता को फिर भेज दिया गया और गायत्री को बुलाया गया। गायत्री ने आते ही वही अपना दहाड़े मार के रोना कि बड़ा अच्छा बच्चा था और ऐसा था वैसा था, बड़ी जाती हुई, चोर उठा ले गए, भगवान उसका नाश कर दे जो इस बच्चे को ले गए, जो माँ को रुला रहे हैं, इस तरह की बातें, इस तरह का इम्प्रेशन देने के लिए कि मैं तो साथ साथ थी, मुझे भी पता नहीं, और जो कुछ हुआ वो बहुत गलत हुआ। सब इंस्पेक्टर और सिपाही जब उससे बात कर रहे थे, इसी बीच में 2-3 बार 1-1 मिनट के अंतराल में उसका मोबाइल बजा। सब इंस्पेक्टर ने कहा कि 1 मिनट ज़रा मोबाइल देना मुझे। इसके पहले वो हाथ से निकाल के उसे देती, उसने उसे स्विच ऑफ कर दिया और फिर बोले नहीं नहीं मैंने बंद कर दिया, अब नहीं बजेगा ये, आपको जो पूछना हो पूछे। लेकिन उसके चेहरे के भाव से पता लग रहा था कि कुछ दाल में काला है। महिला सब इंस्पेक्टर ने भी उसकी फेस रीडिंग से ये पता कर लिया कि ज़रूर इस मोबाइल और इसके बीच में कुछ ऐसा है जो ये छिपा रही है। उसने फिर ज़बरदस्ती करके वो मोबाइल ले लिया, मोबाइल लेके उसको ऑन कर दिया। ऑन करते ही फिर एक कॉल आ गई। सब इंस्पेक्टर ने उसे रिसीव किया। उधर से आवाज़ आई कि गाड़ी 1 घंटा लेट है और ये रो बहुत रहा है। तो सब इंस्पेक्टर के और कुछ समझ में नहीं आया, वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रही थी कि इतनी जल्दी इस तरह की कोई कॉल ऐसी आ जाएगी जो हमको कुछ लीड दे सकती है। तो उसने कहा कि तुम अभी हो कहाँ, लेकिन भाषा, बोली, आवाज़, इसका अंतर देख के उधर वाले ने तुरंत मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया। अब बात करने के लिए एक बिंदु मिल गया, एक लीड मिल गई और फिर सब इंस्पेक्टर और सिपाहियों ने मिलके अच्छी वाली पूछताछ गायत्री से शुरू की।
थोड़ी देर अच्छी वाली पूछताछ करने के बाद ही बात खुल गई। उसने बताया कि जब से हम अनीता से मिल रहे हो मुझे पता लगा कि इसे ये प्रेगनेंसी है इसको, और 3-4 महीने में इसे बच्चा होगा। मेरे मन में लालच यही थी कि इस बच्चे को हम अगर किसी तरह से पा जाते हैं तो हमें भी बच्चा नहीं है, हमारा भी वंश चल जाएगा, हमारा भी आगे की संतति, हमारी आगे का परिवार हमारा चल जाएगा। ये मेरे मन में हमेशा खटक रहा था। मैं बार बार अपने भाभी से और घर वालों से ये पूछती थी कि उसे बच्चा हुआ कि नहीं हुआ, और जब उसे पता लग गया कि हाँ आज उसे बच्चा हुआ है और बेटा हुआ है तो मैंने फ़ोन पर उसको बधाई भी दी थी। मैं जानती थी कि उस तारीख को जिस 8 दिसंबर को इसका 9 दिसंबर को इसका बर्थडे होता है। 9 दिसंबर में मैं जाऊंगी ज़रूर, और इस बार मैं पूरी तैयारी से आई थी। अपने साथ वो 2 लोगों को और ले आई थी जो रिश्तेदार ही थे। एक राजन सन ऑफ अभिलाष, रेजिडेंट ऑफ खरक सेनपुर ऊंचाहार, और दूसरा सोनू सन ऑफ सुरेश, आदर्श नगर कटघर मुरादाबाद। और उन लोगों को ये बताया था कि तुम वेट करना, मैं किसी भी समय बच्चा तुम्हें दे दूंगी और तुम इसे लेके भाग जाना। यहाँ आसपास कहीं दिखाई मत पड़ना, बच्चा रोया तो पता लग जाएगा। और तुम रेलवे स्टेशन पर 4 बजे, ऊंचाहार रेलवे स्टेशन पे जो पैसेंजर गाड़ी आती है उस पर वेट करना। मैं इस बीच में सब प्रोग्राम ख़त्म करा के 4 बजे वहाँ पहुँच जाऊँगी और हम लोग इसे लेके चलेंगे। हुआ भी यही। बार बार कभी बच्चे को गोद में लेती थी, फिर दे देती थी, फिर लेती थी, फिर दे देती थी। जैसे पास में बैठी हुई थी, उसे कॉफ़ी पीनी हुई या चाय आई या छोटा मोटा जो सर्विस की जाती है नाश्ता वो आया, तो उसे हाथ में ले लेती कि तुम खा लो अनीता, तुम खा लो, हम तब तक इसे संभाले हैं। इस तरह की किसी बात में वो उसको लेके वहाँ से गई 10 कदम आगे, इन दोनों के हाथ में दिया। इनके पास वो एक जो टांगने वाला बैग जिसमें लोग कपड़े वपड़े लेके अपना आते हैं, सामान्य बैग, बहुत बड़ा नहीं बहुत छोटा भी नहीं, बीच का बैग, जो कोई भी अपने यहाँ रिश्तेदारी में जाते समय अपना 2 जोड़ी कपड़े, जूते, चप्पल ये सब रख लेता है। उसी में फ़ौरन उस बच्चे को डाल के चेन बंद करके ये वहाँ से भाग गए। 15 दिन का बच्चा एक छोटे से बैग में, और उसको चेन ऊपर से बंद करके ये वहाँ से भाग लिए। थोड़ा आगे जाके, चूँकि ठंडक बहुत थी, 9 दिसंबर 10 दिसंबर की बात है, बहुत ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, तो अपने जो कपड़ा उस बैग में ले रखा था उन लोगों ने, उसी ही कपड़े में 2 कपड़ों में लपेट के फिर चेन बंद करके ये जल्दी जल्दी वहाँ से भाग के स्टेशन पहुँच गए। स्टेशन पर ये चूँकि रात का समय है, बहुत छोटा स्टेशन है ऊंचाहार, तो वहाँ ये थोड़ी देर तक वहाँ वेट करते रहे। लेकिन बीच बीच में कभी बच्चे के रोने की आवाज़ आती थी तो वो इस तरफ चले जाते थे जहाँ कोई आदमी नहीं दिखाई देता था। बस बैग टांगा, उसको हल्का हल्का हिलाया और लेके आगे चले गए। जब सब इंस्पेक्टर ने बातचीत की और उसको ये शक हो गया कि ये तो कोई दूसरा आदमी है, फ़ोन उठाया है, और इस बीच में वो लगातार उससे बात करता रहा गायत्री से, और गायत्री उसने उसको बता दिया था कि पुलिस आई है, जांच पड़ताल हो रही है, कोई घबराने की बात नहीं है, अभी किसी को कोई शक नहीं हुआ है। तो उसे उस तरफ सोनू और राजन को ये पता लग गया था कि पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। इसी बीच में जब वो लेडी सब इंस्पेक्टर की आवाज़ उन लोगों ने सुनी, वो डर गए। उनको लगा कि लगता है पुलिस को पता लग गया है। मोबाइल फ़ोन फेंका, उस बैग को लेके बाहर आए और उस बैग को झाड़ी में फेंक दिया, फेंक के वहाँ से भाग गए। जब राजन और उसकी बात पूछताछ के बाद गायत्री देवी ने बताई तो पुलिस को ये लगा कि ये करीब 11 बजे बच्चा उठाया गया है, 3 साढ़े 3 बज रहे हैं और 5 बजे गाड़ी आएगी, तो जितनी देर होगी बच्चे का जीवित मिलना उतना मुश्किल होगा। 15 साल के बच्चे की आप समझ सकते हैं कितना रेजिस्टेंस होगा, और कैसे ले गए हैं, क्या किया है, ये बात कुछ पता नहीं है। उसने ये बताया कि साहब बैग में रख के ले गए हैं। अब बैग को खुला रखा था, बंद रखा था, खुला क्यों रखेंगे उसे, क्यों लोगों को पता लगने देंगे कि इसमें से आवाज़ आ रही है, कोई बच्चा है। तो इसलिए पुलिस बहुत परेशान थी। मुझे भी बताया गया, आसपास के 3-4 थानों की फोर्स बुलाई गई, महिला कांस्टेबल्स और बुलाई गई, सबको जगा के और रात में चारों तरफ से रेलवे स्टेशन को घेरा गया। रेलवे स्टेशन को घेरा गया तब एक एक करके वहाँ जो यात्री थे उनसे पूछताछ की गई। बामुश्किल तमाम ये पता लगा कि हाँ साहब 2 लोग थे तो एक बैग लेके,
चूँकि पूरा हुलिया किस तरह का कपड़ा पहने हुए थे अनीता ने भी बताया और गायत्री ने भी बताया। तो उस कपड़े के आधार पे पूछताछ हुई तो ये तो पता लग गया कि साहब अभी आधे पौन घंटे पहले यहाँ से ये दोनों बाहर निकले हैं। बाहर कहाँ गए हैं, अंधेरा था, बिजली की कोई बहुत ज़्यादा वहाँ व्यवस्था नहीं थी, कहाँ गए हैं ये पता नहीं। अब 5 बजने लगे धीरे धीरे और फिर अचानक बीच में ये कहा गया कि सब लोग विड्रॉ हो जाइए। हो सकता है ये लोग कहीं, जब इनको पता लग गया कि 5 बजे गाड़ी 5 बजे जाएगी, 1 घंटा डिले है, हो सकता है रास्ते में ये गायत्री का इंतज़ार कर रहे हों, स्टेशन से हट गए हों, बच्चा रो रहा हो, इनको ऐसा लगा कि ऐसा ना हो कोई यात्री जो यहाँ वेट कर रहा है वो इसको सुन ले, सुन के टोक दे या पुलिस वालों को बुला ले, पता लग जाए कि बच्चा इसमें बंधा हुआ है। तो या फिर हो सकता है उस गांव से कोई किसी ट्रेन के चक्कर में आया हो, उसे जानकारी है कि बच्चा गायब हो गया है, रोने धोने की आवाज़ सुन के वो पकड़ ले। तो वो हो सकता है इन लोगों ने स्टेशन छोड़ दिया हो और ऊंचाहार कस्बे से स्टेशन को जो रोड आती है वहाँ पर वेट कर रहे हों कि हो सकता है कि गायत्री अब आ जाएगी और हम लोग यहाँ से बच्चे को लेके निकल जाएंगे। इसलिए थोड़ी देर के लिए सारी फोर्स को ऑफ कर दिया गया, कोई एक भी सिपाही, एक भी सब इंस्पेक्टर वहाँ स्टेशन पे न दिखाई दे, सबको आड़ में कर दिया गया कि चुपचाप देखिए कि अगर ये दोनों आ जाते हैं तो पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास और दूसरा कोई चारा नहीं था कि हम उन तक पहुँच पाएँ। 5 बजने लगा, अब ऐसा लगा कि अब उजाला हो रहा और ये भी लगा कि अब तो धीरे धीरे 5-6 घंटे हो गए हैं, अगर अब बच्चा न मिला तो उसका जीवित मिलना बहुत मुश्किल है। फिर कुछ समझ में नहीं आया। इसी बीच में किसी ने ये बताया कि साहब हो सकता है, जब उसे शक हो गया कि, और ये बताया कि अभी गाड़ी 1 घंटे लेट है, यानी उसको स्टेशन पे ही आके पता लगा होगा कि 1 घंटे लेट है, काउंटर पे पूछा होगा उसने। तो और जब शक हो गया कि हो सकता है पुलिस ने फ़ोन उठाया हो, तो वो यहाँ तो रुकने का कोई मतलब नहीं और गाड़ी से जाने का कोई मतलब नहीं है। ऐसा लगता है कि वो बस अड्डे की तरफ गए होंगे या फिर मेन रोड पे आके वहाँ कहीं पर जहाँ गाड़ियों को रोका जाता है वहाँ रोकने का प्रयास करेंगे ताकि वो किसी बस से भाग सकें। बात बिल्कुल जायज़ थी, फोर्स बहुत जगह की आ गई थी। तो 3-4 ढाबे ऐसे हैं इलाहाबाद रायबरेली रोड पे ऊंचाहार कस्बे के पास। एक तो वो जो ऊंचाहार का पावर प्लांट है उससे जो निकलती है एक रोड रेलवे क्रॉसिंग के ठीक बगल में, वहाँ पर भी जो रेजिडेंशियल कॉलोनी में ऊंचाहार पावर प्लांट में रहते हैं लोग, वो भी सवेरे सवेरे कहीं नौकरी करने के लिए, कहीं स्टेशन जाने के लिए, इलाहाबाद जाने के लिए सड़क पर आ जाते हैं। एक छोटा सा टीन शेड है वहाँ पर जहाँ लोग बसों का इंतज़ार करते हैं और बसें भी रेगुलर तौर पे वहाँ रोकी जाती हैं। उसके पहले 2 ढाबे हैं जहाँ पर कभी कभी बसें यात्रियों को उठाने के लिए या वहाँ से लेने के लिए रोक देती हैं। सबको अपनी अपनी गाड़ियों से सबको 4 अलग अलग जगहों पे भेज दिया गया, बस अड्डे पर भी भेज दिया गया। पहचान करने के लिए एक गाड़ी में गायत्री को और एक गाड़ी में अनीता को महिला कांस्टेबल्स के साथ बिठा दिया गया कि ये दोनों देख के पहचान जाएंगे कि वो कहाँ है। 5 सवा 5 बजते बजते जो मोबाइल टीम बस अड्डे गई थी, इन्होंने बस अड्डे पर इन्होंने क्या, उस पर अनीता ही बैठी हुई थी, अनीता ने उसको लोकेट कर लिया। ये लोग दुबक के जो यात्री टीन शेड होता है उसके सबसे किनारे, जहाँ पर बाथरूम, जहाँ शौचालय बने हुए हैं, उसके पास हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में दिखाई पड़ गए। खैर इन्होंने भागने की कोशिश की, पुलिस ने दौड़ा के उनको पकड़ लिया। उनसे पूछा गया बच्चा कहाँ, वो खाली हाथ थे, दोनों खाली हाथ थे। तो ये हुआ कि वो बच्चा कहाँ है, तो पहले तो वो इनकार करते रहे कि नहीं सब बच्चे से हमसे क्या मतलब, हम तो बस के चक्कर में आए हैं, हमें फ़लाँ जगह जाना है, हमें ढकां जगह जाना है। खैर फिर वही हुई अच्छी वाली पूछताछ, तगड़ी वाली पूछताछ। जैसे हुई वैसे उन्होंने बता दिया कि हमने वहाँ से निकलते ही, जहाँ पर लाइट बिल्कुल नहीं थी, झाड़ियाँ बहुत थीं, जंगल जैसा था, वहीं पर बच्चे को फेंक दिया था। ये भी पूछा गया कितनी ज़ोर से फेंका, कितनी दूर से फेंका, पास में केवल रख दिया, उनका नहीं सब फेंक दिया था। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं हम लोगों का दिल बैठ गया कि एक तो इतना छोटा बच्चा, दूसरे 4 घंटे से बिना ऑक्सीजन के पड़ा होगा, इतनी दूर से फेंक दिया। मन जैसे कहते हैं ना बुझ सा गया कि इतनी मेहनत, 11 बजे से पुलिस एक पैर पे दौड़ रही है, इतनी मेहनत के बाद भी पता नहीं बच्चा हम सकुशल बरामद कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। हालांकि पुलिस मेहनत अपनी पूरी कर रही थी और पूरा गांव साथ में था। पूरा गांव जैसे कहते हैं मुनादी करके पूरे गांव को उठा दिया गया था कि कहीं दिखाई पड़ जाए, किसी के घर में जाएं तो उनको तुरंत बताइए, किसी बैग में बच्चा है उसको ढूंढिए।
खैर वो लोग उनको ले आए। अब वो घबराहट में सही बात बता ना पाएँ, सही जगह बता ना पाएँ। फिर ये हुआ कि चारों तरफ से कॉम्बिंग जैसे होती है, चारों तरफ घेरा बना के लोग भीतर की तरफ आए जहाँ से उसने फेंकना बताया है, और करीब 5 साढ़े 5 बजे बैग मिल गया। जिस सिपाही को मिला उसने फ़ौरन खोल के उसको देखा, बच्चे में कोई हरकत नहीं थी। वो घबरा गया, तुरंत ज़ोर से चिल्लाया, साहब बैग मिल गया, बच्चा मिल गया। सब लोग उसकी तरफ भागे। ये देखा कि उसमें कोई बच्चे में हरकत नहीं हो रही है। फिर सबका दिल बैठ गया। किसी ने हाथ लगा के देखा, बोले साहब अभी बॉडी ठंडी नहीं हुई है, क्योंकि हालांकि इतनी ठंडक है, ऐसा लगता है कि बैग में रखने से एक तो नुकसान हुआ कि ऑक्सीजन नहीं मिली होगी, चेन बंद थी बैग की, नुकसान हुआ कि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, फ़ायदा ये हुआ कि ये ठंड के लिए एक्सपोज नहीं हुआ था। ऐसा लगता है कि हल्की हल्की बॉडी गर्म है, पहले हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। सारे लोग, सारा सिपाही, सब इंस्पेक्टर, लेडी कांस्टेबल, लेडी इंस्पेक्टर, 4 थाने के सब भागे हॉस्पिटल की तरफ। हॉस्पिटल में जो डॉक्टर, अटेंडिंग डॉक्टर थे, उनको दिखाया गया। उन्होंने बताया कि साहब अभी जान ऐसा लगता है कि है, बट बहुत मुश्किल है, एकदम बिल्कुल पल्सेस भी जा रही हैं, हार्ट बीट भी जा रही है, बच्चा बहुत छोटा है, बहुत चीज़ें इसके, बहुत से रिफ्लेक्सेस हम पता नहीं कर पा रहे हैं। तो खैर डॉक्टरों ने मेहनत की और जी जान लगा दिया 15 दिन के उस बच्चे को बचाने में। और सुबह 5:30 बजे से लगे 11:30 बजे दिन में बच्चे ने आँख खोली। आप सोच सकते हैं कि हम लोगों के लिए कितने संतोष की बात होगी, बच्चे की माँ के लिए कितने संतोष की बात होगी। एक कलंक, बड़ा कलंक। आप जानते हैं कि पुलिस, अगर बच्चा जीवित न मिलता तो प्रेस या पब्लिक कैसे रिएक्ट करती। पहला इल्ज़ाम उसके ऊपर ही कि साहब 10 बजे पुलिस को बताया गया था, अगर पुलिस ने थोड़ी सी तेज़ी दिखाई होती तो बच्चा जीवित मिल जाता। सारा दोष, जबकि पुलिस का क्या दोष था इसमें, सारा दोष पुलिस पे मर दिया जाता और फिर वही धरना प्रदर्शन, जिंदाबाद मुर्दाबाद, इस तरह की बातें होती। दूसरी बात ये कि गायत्री और उन दोनों को, राजन और सोनू, इन दोनों को जेल भेज दिया गया। अब इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक ऐसी महिला जिसके मन में माँ बनने की अभिलाषा है, जिसके बच्चे नहीं हैं, और वो कितना आपराधिक प्रवृत्ति की हो जाएगी बच्चा पाने के लिए, ये विचारणीय बिंदु है। और इतनी आपराधिक प्रवृत्ति की हो जाएगी, इतनी आपराधिक मानसिकता की हो जाएगी कि उसे दूसरे माँ का बिल्कुल ख्याल नहीं रहेगा जिसका 15 दिन का बच्चा है। उस पर क्या बीत रही होगी। और ऐसा नहीं है कि वो सुन रही थी, वो बगल में उसको महसूस कर रही थी, बार बार उसके साथ भी रो रही थी ताकि लोगों को शक न हो कि अनीता तो यही है, गायत्री तो यही है, तो इसके ऊपर क्यों लोग आरोप लगा रहे हैं। और बात ऐसी हुई भी कि जब तक वो उनके साथ रही और सब इंस्पेक्टर को उस फ़ोन कॉल का पता नहीं लगा, किसी ने भी, यहाँ तक कि अनीता ने भी उसके ऊपर शक नहीं किया था कि ये हमारे बच्चे को लेके गायब कर सकती है। बिल्कुल एकदम 1 सेकंड के लिए नहीं हट रही थी, हर बात में पार्टिसिपेट कर रही थी। जैसे लोग बताते थे कि वहाँ भी देख लो, वहाँ भी देख लो, वहाँ भी देख लो, देखो कोई भीख मांगने वाला तो नहीं आया था, उसकी तो नज़र नहीं पड़ी थी कि वो इस समय बाहर आया हो और किसी तरह से किसी को भीतर भेज के बच्चे को ले गया हो। 100 बातें, 100 मुँह, 100 जुबान और 100 बातें ये बार बार आ रही थी। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसमें एक महिला ने माँ बनने की अभिलाषा में ऐसा बड़ा आपराधिक कृत्य किया। ये तो कहिए बच्चे की जान बच गई। घंटे भर या आधे घंटे और विलम्ब हुआ होता तो जाने क्या होता। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।